हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके थे। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग पढ़ लिए थे और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात किए थे, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोसाइंस्टीन कंडेंसेट एंड फर्मियोनिक कंडेंसेट की बात किए थे। उसमें एक छोटा सा माइनर मिस्टेक था। प्लाज्मा का जो डिस्कवरी था उसका जो डेट वहाँ पे 1879 था और थोड़ा सा मिस्टेक से 1979 लिखा गया था। ठीक है, 1979। तो उसमें आप लोग थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जैसा कि हम लोग चार्ट में देखे थे कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग मेनली मैटर को केमिकल बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, उसके कंपोजिशन के आधार पे क्लासीफाई करते हैं। तो कंपोजिशन के आधार पे अगर हम लोग मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो ये दो तरह का हम लोग डिवाइड करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो मैटर यहाँ पे दो फॉर्म में आएगा, एक होगा प्योर मैटर और दूसरा होता है इम्प्योर मैटर। तो प्योर मैटर का मतलब है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो जिसका कंपोजिशन एक जैसा हो, यानी कि थ्रू आउट सिमिलर कंपोजिशन हो, हर जगह एक ही जैसा कंपोजिशन हो, तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है। मतलब कि एक ही सब्सटेंस से बना हुआ हो। जैसे कि अगर हम लोग मार्केट में कोई सामान अगर लेने जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट चाहिए, यानी कि प्योर गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्योर गोल्ड का मतलब हो गया कि जो भी हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का ही पार्टिकल होना चाहिए, कोई और पार्टिकल उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर का मतलब कि कंप्लीटली एक ही चीज से बना हुआ, यानी कि एक ही तरह के सब्सटेंस से बना हुआ अगर कोई चीज होगा तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होगा एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में एक प्योर सब्सटेंस आया और दूसरा होता है इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब कि उसमें कुछ भी मिक्स किया हो, किसी भी रेशियो में मिक्स किया हुआ जा सकता है, तो इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे मेनली डील कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में हम लोग वही छोटा छोटा चीज को ही हम लोग अभी यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और आप शुरू से अगर बने रहेंगे तो आपको मतलब जो भी बेसिक कंसेप्ट का हम लोग वीडियो अभी चल रहा है उस वीडियो में अगर आप कंटिन्यू देखते हैं, अगर कभी भी आपको केमिस्ट्री में कहीं पे कोई प्रॉब्लम रहा हो, 9th 10th में हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा हो, तो कंफ्यूजन आप क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे हम लोग का बेसिक कंसेप्ट खत्म होगा, फिर उसके बाद हम लोग जेई और नीट लेवल का फिर हम लोग वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। और बेसिक के साथ साथ हम लोग वहाँ पे फाउंडेशन के साथ साथ नीट और जेई के भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, एकदम आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत आराम से पढ़ना है। और अभी आप 11th में अभी जस्ट आए हैं, तो जो भी छोटा मोटा कंसेप्ट है अगर वो आप शुरू से ही क्लियर करते हुए चलेंगे, तो शुरू से क्लियर करते हुए चलने से आपको क्या होगा, फिर केमिस्ट्री से केमिस्ट्री जो में अगर आपको फोबिया था, कभी कभी डर लग रहा था, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ही आपको सीखना है और आराम से हम लोग यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। एकदम बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी के आधार पे ही हम लोग चल रहे हैं, उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये था हम लोग का केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जैसा कि अभी हम लोग बात किए कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं केमिकली। एक होगा हम लोग का प्योर मैटर एंड दूसरा इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर, तो प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्योर मैटर किसको बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब हम लोग इसको पहले डील करेंगे, प्योर मैटर को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे कि प्योर मैटर क्या होता है। तो जैसा कि अभी आपको बताएं
प्योर मतलब कि प्योर का मतलब क्या होगा कि सेम ही कंपोजिशन होना चाहिए, उसमें कोई भी और दूसरे चीज का मिक्सिंग नहीं हो। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे, प्योर मैटर कहेंगे। यानी कि थ्रू आउट एक तरह का कंपोजिशन हो, उससे एक ही तरह का पार्टिकल उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी पार्टिकल इन्वॉल्व उसमें नहीं हो, किसी दूसरे तरह का उसमें मिक्स किया हुआ नहीं हो। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग प्योर मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफाइन, इसको हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। The matter which is made up of made up of only one types only one types of matter, only one type of matter, and the sample having same composition and properties. सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्योर मैटर हम लोग किसको बोल रहे थे, द मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ मैटर। यहाँ पे ओनली वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बोले या वन टाइप्स ऑफ मैटर्स बोले, एक ही तरह के मैटर से मिलकर बना होना चाहिए। एंड द सैंपल, सैंपल मतलब कि हम लोग जिस प्योर मैटर को देखने जा रहे हैं उस प्योर मैटर का अगर थोड़ा सा पार्ट लेके जब हम लोग एग्जामिन करेंगे तो हम लोग उसको सैंपल बोलते हैं। तो इस सैंपल को में क्या होना चाहिए, सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि उसमें जो भी चीज पार्टिकल्स है उसका, उस पार्टिकल्स का कंपोजिशन, उस पार्ट का कंपोजिशन सेम होना चाहिए और उसका प्रॉपर्टीज भी ए हमेशा एक जैसा होना चाहिए, थ्रू आउट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग प्योर मैटर बोलेंगे। तो ये हम लोग का हो गया प्योर मैटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्योर मैटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो प्योर मैटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो इस पूरे नेचर में हम लोग देखते हैं कि पूरे नेचर में आप देखिएगा कि दो ही तरह का प्योर सब्सटेंस आपको दिखाई देगा। एक तो एलिमेंट्स है और दूसरा कंपाउंड्स है। तो जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस है। अगर कोई भी हम लोग एलिमेंट्स, अगर एक छोटा सा एलिमेंट का अगर टुकड़ा ले लें और उस टुकड़ा में अगर हम लोग उस पार्ट को कहीं से भी एग्जामिन करेंगे तो उसके सभी पार्टिकल का कंपोजिशन एक जैसा दिखाई देगा। वन लेटेस्ट एग्जांपल, हम लोग एक गोल्ड का छोटा सा पार्ट लेते हैं, तो उस गोल्ड में हम लोग कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम लोग लेके देखेंगे और दूसरे टुकड़े से अगर कंपेयर करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को लगेगा कि दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों का कंपोजिशन सेम है, दोनों में जो भी पार्टिकल है वो सब एक जैसा है, कोई उसमें मतलब डिसिमिलरिटी नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, यानी कि दैट मीन्स की एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में आप देखिए जितना भी एलिमेंट्स है वो 100% प्योर सब्सटेंस है, उसको और छोटा पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी हम लोग एलिमेंट्स का अगर हम लोग पार्ट लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट्स का ही पार्टिकल मिलेगा। दैट मीन्स की एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, पार्टिकल होता है, उसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग देखेंगे तो उसी एलिमेंट का ही एटम उसमें दिखाई देगा और कोई दूसरा चीज दिखाई नहीं देगा। तो ये इसलिए ये प्योर हो गया। दूसरी चीज है कि कोई कंपाउंड अगर ले ले, मान लेते हैं हम लोग की सबसे सिंपल कंपाउंड जैसे वाटर ले लेते हैं। तो वाटर अगर आप लेते हैं तो वाटर में आपको क्या दिखता है कि अगर हम लोग एक छोटा सा ग्लास में वाटर ले लें तो वाटर में आप देखिएगा कि जब उसमें जो भी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वाटर का मोलिक्यूल मिलेगा। उस वाटर के मोलिक्यूल के अलावा और कोई भी मोलिक्यूल का कंपोजिशन उसमें नहीं होगा। और उसमें एक थोड़ा सा हम लोग वाटर का मोलिक्यूल लेके देखें, कहीं और से लेके देखें, तो दोनों का प्रॉपर्टीज 100% एक जैसा होगा, सेम कंपोजिशन होगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कहते हैं कि अगर हम लोग केमिकली क्लासिफाई करें प्योर मैटर को तो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक कंपाउंड और दूसरा एलिमेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसमें प्योर मैटर को
तो इस प्योर मैटर के बारे में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, इट इज of two types, element and second compound। तो इस तरह से प्योर मैटर दो पार्ट में हो गया, एक हो गया प्योर एलिमेंट्स एंड दूसरा हो गया कंपाउंड। अब हम लोग एलिमेंट्स को, इसको हम लोग दोनों के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दोनों के प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद बारी बारी से पढ़ेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, वो है हम लोग का एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स यानी कि फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स। आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ आप अपना कॉपी में नोट भी करते जाए, और नोट्स करने से आपको एक अच्छा नोट्स भी बनते जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। इसलिए आप दोनों सा काम अगर आप साथ साथ करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। साथ में जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उस बुक से ज़रूर आप उसको स्टडी करें, तो और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कन्फ्यूजन खत्म होगा और नॉलेज भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स क्या है? तो अभी हम लोग जैसा कि बात की है कि एलिमेंट्स क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस किस तरह का प्योर सब्सटेंस है? तो इस एलिमेंट्स का ये प्रॉपर्टीज है कि इसको हम लोग अगर उसको पार्ट बाय पार्ट करते जाए, उसको बहुत सारा टुकड़ा टुकड़ा करते जाए, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा एलिमेंट का, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग एटम बोलेंगे। ठीक है, और एटम देखा गया कि एलिमेंट्स को अगर हम लोग सबसे सिंपल पार्ट में करें तो एटम हो जाएगा, और उस एटम के पास क्या होगा, सभी प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट का है, उस एलिमेंट का सभी प्रॉपर्टीज उस एटम के पास रहेगा। मतलब कि एलिमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट हो गया। जैसे अगर हम लोग सिंपल्स में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई हम लोग एक बड़ा सा मूर्ति देखते हैं हनुमान जी का, तो उस हनुमान जी के मूर्ति में एक बड़ा सा मूर्ति है, हनुमान जी तो वही है, लेकिन उन्हीं का एक छोटा रूप, एक छोटा सा अगर हम लोग मूर्ति लेते हैं तो दोनों सेम प्रॉपर्टीज होगा। जो हनुमान जी ये है वही हनुमान जी वहां भी है। या सिर्फ आप अपने ऊपर भी देख सकते हैं कि अगर आप एक बड़ा सा अपना फोटो अगर बनाते हैं और एक छोटा सा पासपोर्ट बनाते हैं, तो दोनों में तो आप ही हैं, दोनों का प्रॉपर्टी भी आप ही के जैसा है। बस उसी तरह से समझना है कि एटम और एलिमेंट्स, एटम एलिमेंट्स का ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसमें एलिमेंट का सभी प्रॉपर्टीज उस पार्ट में विद्यमान रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एटम। ठीक है, तो एक्चुअली इसको एलिमेंट को हम लोग प्योर क्यों बोलते हैं? तो प्योर इसलिए बोलते हैं कि वहां पे आप देखेंगे कि जिस एलिमेंट को अगर हम लोग लें, उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट का एटम उस पूरे एलिमेंट के पार्ट्स में मौजूद रहेगा, उसका सारा प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, सभी का सभी प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरा कंपाउंड में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एलिमेंट, और दूसरी बात है कि अगर हम लोग एक एलिमेंट अगर लेते हैं तो उसमें और कोई भी दूसरा एलिमेंट का कोई भी पार्ट, कोई भी एटम, कोई भी पार्टिकल वहां पे दिखाई नहीं देगा, और सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, मतलब नेचर में जितना भी चीज मिलता है उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या है? द प्योर सब्सटेंस the pure substance that cannot be decomposed cannot be decomposed into simpler substances simpler substances by any chemical method, any chemical method
the smallest particle of elements element having all the properties of elements having all the properties of elements are called atom. तो इस तरह से एलिमेंट का हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिखे, द प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि इसको और इससे सिंपल सब्सटेंसेस में इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी नेचर में सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। बाय एनी केमिकल मेथड, किसी भी केमिकल मेथड से हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अभी हम लोग देखें कि एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसमें सारा प्रॉपर्टीज होगा उसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो ये सारा चीज ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं, तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट को और भी बहुत सारे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग अगर एटम के आधार पे देखें, इसके आधार पे, तो हम लोग एलिमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दस elements are also defined as the pure substance which consists of the pure substance which consists of only one types of atoms. The pure substance which consists of only one types of atom, यानी कि ऐसा कोई भी प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम अगर प्रेजेंट हो तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट कहेंगे। तो ये एक दूसरा डिफिनेशन हो गया। साथ में एक और चीज देखा जाता है कि एलिमेंट अगर हम लोग कहीं पे देखते हैं तो एलिमेंट दो फॉर्म में मिलेगा, या तो एटॉमिक फॉर्म में और नहीं तो मोलिकुलर फॉर्म में। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले तो हम लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में अगर कहेंगे तो सिर्फ H लिखेंगे, और अगर हाइड्रोजन का मोलिकुलर फॉर्म की अगर बात करेंगे तो H2 लिखेंगे। उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन एटम भी बोलेंगे, ऑक्सीजन का मोलिक्यूल भी होगा। तो इस तरह से एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में भी मिल सकता है और मोलिकुलर फॉर्म में भी मिल सकता है, बट उसके मोलिक्यूल में सेम ही एटम अपना मल्टीपल में रहेगा, यानी कि उसमें और दूसरा कोई भी एलिमेंट का एटम नहीं रहेगा, उसी एलिमेंट का एटम ही उसके मोलिक्यूल में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और मोलिकुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें एलिमेंट कैन एग्जिस्ट एज can exist as atom or molecule, atom or molecule। दूसरा चीज ये हम लोग देखते हैं कि आप एक पीरियोडिक टेबल देखे होइएगा, 10th में तो ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल पढ़ना भी था। तो पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट का, यानी कि जितना भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुआ है, लगभग 118 एलिमेंट 118, एंड सभी एलिमेंट का अपना एक पार्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है। ये आगे हम लोग डिटेल देखेंगे कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो इस तरह से सभी एलिमेंट का अपना एक पार्टिकुलर एटॉमिक नंबर है, वही इसके आइडेंटिफिकेशन को रिप्रेजेंट भी करता है। तो इस तरह से
सभी कोई भी दो एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका प्रॉपर्टीज अलग हो और उसका एटॉमिक नंबर सेम हो। जब भी होगा तो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक ही होगा। अगर दो अलग अलग एलिमेंट है, दो ऐसा एलिमेंट्स है जिसका प्रॉपर्टीज सेम अगर मिल रहा हो, इसका मतलब दोनों सेम ही एलिमेंट है। कभी भी ऐसा दो एलिमेंट नहीं होगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और प्रॉपर्टीज अलग हो। ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स हैव elements have a definite atomic number, and each element had its definite name and definite name and सिंबल। सभी एलिमेंट को एक पार्टिकुलर नेम से हम लोग जानते हैं और सबका एक सिंबल दिया गया है। एक ही तरह के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो इस तरह से हर एलिमेंट का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एलिमेंट में हम लोग कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर लिखे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एग्जांपल में कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो इसका सिंबल क्या होगा, H से रिप्रेजेंट करेंगे। हीलियम है, He से रिप्रेजेंट करेंगे। लिथियम है, Li से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा जितना भी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट का एक स्पेसिफिक अपना नाम है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग से सिंबल दिया गया है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया, हीलियम का सिंबल He हो गया, लिथियम का Li हो गया। तो इस तरह से सभी एलिमेंट का अपना नेम और सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं, अभी तक अगर हम लोग देखें तो टोटल कितना एलिमेंट्स है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे देयर आर 118 एलिमेंट्स, 118 डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट। ऐसे अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि लगभग 118 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ है, यानी कि 118 एलिमेंट्स को अभी तक हम लोग जानते हैं, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स मतलब नेचुरल है और कुछ एलिमेंट्स को आर्टिफिशियली बनाया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि उसके न्यूक्लियस में चेंज करके, उसके प्रोटॉन के नंबर को चेंज करके, अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करके, बम्बार्डिंग करा के उसके प्रोटॉन के नंबर को अगर चेंज कर दिया जाता है तो एक नया एलिमेंट बन जाता है और उसका एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टीज भी पूरी तरह से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग कहें तो कुछ एलिमेंट्स नेचुरल है और कुछ एलिमेंट्स आर्टिफिशियल बनाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स को अर्थ क्रस्ट पे, जहाँ पे अभी हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो इस अर्थ में अगर देखें, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के सरफेस पे, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, कुछ एलिमेंट कम अमाउंट में मिलता है। तो मेनली हम लोग कुछ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट का परसेंटेज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कभी कभी ऐसा, या फिर नॉलेज के लिए भी। तो इस तरह से मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है, फिर थर्ड नंबर पे एल्युमिनियम होता है। तो इस तरह से दो तीन एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं परसेंटेज एबंडेंस ऑफ some elements on earth। यहाँ पे ऑन अर्थ अगर लिख रहे हैं तो ऑन अर्थ का मतलब आपको समझना है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, अर्थ का क्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है,
तो और अर्थ का सरफेस भी हो सकता है। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स का हम लोग कंपोजिशन देखेंगे। तो इस कंपोजिशन में सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 49.5%, ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट या अर्थ। ठीक है, ऑक्सीजन। इसी तरह से सिलिकॉन, सिलिकॉन ये 25.7%, एल्यूमिनियम 7.5%, 7.5%, आयरन 4.7%, 4.7%। इसी से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मेन दो तीन चीज आपको जानना, फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट सिलिकॉन एंड थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे, अगर हम लोग पूरी यूनिवर्स की बात करें, जैसे अर्थ के अलावा अगर हम लोग पूरा इंटायर यूनिवर्स की बात करें, तो पूरे इंटायर यूनिवर्स में, जिसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, सन है, प्लैनेट्स हैं, तो गैलेक्सी हैं, ये सारे चीज को अगर हम लोग यूनिवर्स में कंसीडर करके अगर चलेंगे और तब वहाँ पे हम लोग एलिमेंट का एबंडेंस देखेंगे, तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि पूरे यूनिवर्स में 90% हाइड्रोजन है और 9% हीलियम है और 1% में ही बाकी और भी जितना भी एलिमेंट हो सकता है वो सब होगा। ठीक है, तो इस तरह से मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। if the entire universe is considered considered most abundant element are हाइड्रोजन, वो है 90%। मोस्ट abundant elements and second most elements are helium and this is 9%। ठीक है, तो ये हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जाने, और एलिमेंट्स को फिर हम लोग फिर से एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं लगभग 118 एलिमेंट्स, वो सभी एलिमेंट्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के आधार पे अगर हम लोग उसको क्लासिफाई करें, तो पूरे एलिमेंट को 3 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक कुछ होता है, कुछ एलिमेंट्स हम लोग को मेटल है, पीरियोडिक टेबल में आप देखते होंगे कुछ एलिमेंट्स मेटल है, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है और कुछ एलिमेंट्स को मेटल वाइड बोला जाता है। तो मेटल का एक अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन मेटल का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका अपना यूजेज है, प्रॉपर्टीज है, और उसी तरह से मेटल वाइड का भी कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, अलग यूजेज है, उसका मतलब अलग जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कहेंगे। तो इस तरह से एलिमेंट्स को भी हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। On the basis of characteristics
properties elements are of three types। तो एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में। एक होगा मेटल, मेटल नॉन मेटल्स एंड मेटल वायर, मेटल वायर्स। तो इस तरह से मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वायर्स। मेटल वायर्स को हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स और मेटल वायर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोग मेटल में आप लिखेंगे पहला मेटल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेटल्स आर। तो मेटल एक्चुअली क्या है, तो मेटल तो एक तरह का एलिमेंट है ही, और मेटल को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो मेटल को तो हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे ही बताते हैं कि ये मेटल है या ये नॉन मेटल है। तो मेटल का हम लोग फिर दो तरह का प्रॉपर्टी, वहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ का दो तरह का प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज को पहले हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्चुअली क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करना, उसके दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड करना, तो कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो एक्चुअली अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे तो ये तो बहुत सारा वास्ट प्रॉपर्टीज है, बहुत सारा इसके आधार पे ही हम लोग पूरा केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, रिएक्शंस के आधार पे ही। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे बहुत कम देखेंगे, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में तो वही प्रॉपर्टीज ही पढ़ना है। तो मेन हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत देखेंगे, और क्योंकि बेसिक ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद आते जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स आर हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि मेटल्स क्या है जनरली। इस मेटल का प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो इस प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आरटी का मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जनरली क्या होगा, सॉलिड होता है, बट इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, वो है मरकरी। यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शन में मरकरी, which is liquid at रूम टेम्परेचर। तो मरकरी एक एक्सेप्शन है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे मेटल्स मेलिएबल होगा, मेटल्स आर मेलिएबल। तो मेलिएबल का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉपर्टीज है इसके पास, यानी कि मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी का मतलब है कि इसको हम लोग बहुत थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, डेट मीन्स की चेंजेज इनटू थिन शीट्स, बहुत पतला पतला चादर के रूप में, बहुत पतला पतला शीट के फॉर्म में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेलिएबल का मतलब हो गया द प्रॉपर्टीज changes into due to changes into thin sheets changes into thin sheets। और इस मेलिएबिलिटी के प्रॉपर्टी को अगर देखेंगे तो सबसे पूरे एलिमेंट में अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो जिसको हम लोग बहुत ही थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गोल्ड आर मोस्ट
मैलिएबल एलिमेंट, मैलिएबल मेटल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे डक्टाइल मेटल्स, सॉलिड होगा, मेलिएबल होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे डक्टाइल, मेटल डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल का मतलब हो गया कि मेटल को हम लोग बहुत ही पतला पतला वायर में चेंज कर सकते हैं, बहुत ही थीन वायर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दैट मीन्स कि इसका मतलब हो सकता है कन्वर्टेड इनटू थीन वायर, कन्वर्टेड इनटू थीन वायर। और इस डक्टिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका इसमें प्लेटिनम इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, प्लेटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो ये डक्टाइल हो गया। उसके बाद लस्ट्रस इन नेचर, मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस का मतलब क्या हो गया कि मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, दैट मीन्स कि सभी मेटल के पास अपना एक कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग होता है। जैसे अगर हम लोग कोई भी मेटल को अच्छे से रब कर दे तो उसमें शाइनिंग आ जाता है, उसमें एक अलग तरह का चमक आ जाता है। कुछ मेटल में मेटालिक चमक होता है, दैट मीन्स कि सिल्वर लाइक लस्ट्रस होता है और शाइनिंग होता है। और दूसरे किसी मेटल्स में जैसे गोल्ड में येलो कलर का शाइनिंग होगा, उसी तरह से कॉपर में थोड़ा सा रेडिश टाइप का शाइनिंग होगा। तो सभी मेटल का अपना एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शाइनिंग होता है, जिसको जिस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये मेटल लस्ट्रस होता है। तो लस्ट्रस का मतलब हो गया यहाँ पे हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग, हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स शाइनिंग। तो ये लस्ट्रस हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि ये सोनोरस भी होता है। मेटल क्या होगा? सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है कि सभी मतलब मेटल के पास एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसको अगर हम लोग किसी मतलब हैमर से अगर हम लोग मारे या किसी चीज से अगर उसको मारते हैं तो एक टन टन का आवाज आता है। तो मेटल का एक अलग बाकी सभी एलिमेंट के कंपेयर में अगर देखें तो इसका एक अलग तरह का एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से सोनोरस होगा, दैट मीन्स की हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक साउंड when hammering, when hammering, जब इसको हैमरिंग किया जाता है, किसी चीज से मारा जाता है, तब उसमें एक अपना एक पार्टिकुलर साउंड क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हो गया सोनोरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, हैविंग हाई डेंसिटी, मेटल हैविंग हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। तो मेटल को अगर हम लोग कंपेयर करें नॉन मेटल और मेटल वाइट से, तो इसके पास दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होगा, बहुत ज़्यादा भारी होता है। और पूरे सभी एलिमेंट्स में अगर जितना भी अर्थ पे जितना भी एलिमेंट्स है, वो सभी एलिमेंट्स में अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला एलिमेंट्स कौन सा है, तो ये होता है मरकरी। मरकरी वह मतलब नेचर में जो भी हम लोग अर्थ पे देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे आएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये तो आप लोग बचपन से ही जानते हैं कि मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे, दे प्रोसेस जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे प्रोसेस जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से मेटल मेटल क्योंकि हार्ड भी होता है तो इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी आ सकता है। जैसे इसमें एक्सेप्शन पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जैसे गैलियम गैलियम ये बहुत ही मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट्स है, उसको अगर हम लोग हाथ पे रखेंगे तो वो आसानी से मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो गैलियम एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि गैलियम है तो ये काफी क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। उसी तरह से अगर हम लोग सोडियम मेटल को देखें तो उसका भी हम लोग कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट काफी बहुत सॉफ्ट मेटल होता है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होता है। तो कुछ एक्सेप्शन भी इसमें आ सकता है जो कि हम लोग जैसे जैसे एलिमेंट्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, वैसे वैसे इसके बारे में फिर हम लोग आगे बहुत ज्यादा डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे दे रिएक्ट विथ मिनरल एसिड। अब ये जितना भी अभी हम लोग पढ़े ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज था, अब हम लोग एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दे रिएक्ट विथ मिनरल एसिड्स नाइट्रेट हाइड्रोजन। मिनरल एसिड्स लाइब्रेटिंग तो इस तरह से हम लोग ये भी चीज़ पढ़ ऑलरेडी 10th क्लास में आप लोग पढ़े भी होइएगा कि अगर कोई भी मेटल को मिनरल एसिड से रिएक्शन कराया जाता है, एसिड बेस सॉल्ट तो आपको पढ़ना था, उसमें पता होगा कि मिनरल क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड अलग होता है, मिनरल एसिड अलग होता है, क्योंकि मिनरल एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड में माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग मिनरल एसिड की बात करेंगे तो मिनरल एसिड में अगर किसी मेटल को रिएक्ट कराते हैं एसिड से तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल जो आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, जैसे जिंक को अगर हम लोग H2SO4 में डालते हैं तो ZnSO4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए जिंक प्लस H2SO4 इक्वल्स ये हो गया ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ से अगर मेटल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, मेटल मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 से, तो इस तरह से जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो अगला प्रॉपर्टीज होगा दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। क्योंकि मेटल का जो भी ऑक्साइड्स होता है, यानी कि मेटल अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। तो ऑक्साइड्स अगर फॉर्म करता है तो इस ऑक्साइड्स का नेचर अगर हम लोग देखेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो ये देखा जाता है कि मेटल मैक्सिमम मेटल जो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, यानी कि उसका ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक प्रॉपर्टी दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे दे फॉर्म नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड। हाइड्राइड when react with हाइड्रोजन। तो
एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल, यानी कि मेटल को अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। जिस तरह से अभी हम लोग देखें कि मेटल को ऑक्सीजन से कंबाइन कराएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, उसी तरह से अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो हाइड्राइड होता है, ये हाइड्राइड एक्चुअली नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि वोलेटाइल होता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आसानी से इवोपरेट हो जाए, आसानी से वेपर बन के उड़ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। और जो इवोपरेट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। जैसे अगर हम लोग पेट्रोल बोले, कैम्फर बोले, तो ये सब क्या है, ये सब वोलाटाइल है, आसानी से इवोपरेट हो जाता है। अगर थोड़ा देर के लिए रख दें तो अपने आप क्या होगा, वो इवोपरेट होके एयर में चला जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे मेटल की हाइड्राइड की बात करेंगे तो ये नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि ये आसानी से इवोपरेट नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस पे। तो दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऑक्साइड्स हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से तो ये क्या हो जाएगा, MgO बनेगा। इसको बैलेंस कर लें तो ये बेसिक होता है, ठीक है, ये इस तरह से ये बेसिक ऑक्साइड्स है। उसी तरह से इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर लिखेंगे 2Na+H2 तो ये बनेगा 2NaH, तो ये हाइड्राइड बन गया, सोडियम का हाइड्राइड, ठीक है। और ये क्या होगा, ये नॉन वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे, they form cation easily by removal of electrons। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, दे फॉर्म कैटायन, यानी कि ये आसानी से, मेटल के पास एक ऐसा प्रॉपर्टीज भी होता है जिसके कारण वो क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी है उसके पास, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और कोई भी एलिमेंट्स हो या कोई भी सब्सटेंस हो, अगर अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन को अब लूज कर चुका है, तो वैसे स्पेसिस को हम लोग कैटायन बोलेंगे। तो इस तरह से मेटल के पास ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो नॉर्मल बहुत आसानी से इजी वे में वो कैटायन का फॉर्मेशन करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, Na+ बनेगा। उसी तरह से मैग्नीशियम है, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो Mg+ बनेगा। एक और इलेक्ट्रॉन को अगर माइनस कर दें तो Mg2+ हो जाएगा। तो किसी भी मेटल से जितना हम लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाएंगे उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा, दैट मीन्स कि वो कैटायन का फॉर्म करते जाएगा। तो ये मेटल का कुछ प्रॉपर्टीज हुआ, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किए। अब हम लोग फिर देखेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल्स।